नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं रीट के लिए संस्कृत भाषा में अनुवाद, और जो अनुवाद पढ़ रहे हैं वह हमारे रीट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है विद्यार्थियों, क्योंकि अनुवाद के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि एक अनुवाद से हमारे अनेक बिंदु क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए, तृतीया विभक्ति पढ़ रहे हैं हम, और तृतीया विभक्ति में हम पढ़ेंगे तृतीया विभक्ति सहयुक्ते अप्रधाने। कौन सा सूत्र है? सहयुक्ते अप्रधाने, ये सूत्र है विद्यार्थियों। इस सूत्र का जो अर्थ है वो क्या है? इसका अर्थ है सह के अर्थ में युक्त अप्रधान में, सह के अर्थ में युक्त अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। इसी प्रकार साकम, सार्धम, साकम, सार्धम और समम के योग में अप्रधान में तृतीया होती है। अब देखिए कि जो अप्रधान कारक होता है, अप्रधान जो कर्ता होता है, उसको जैसे सह के अर्थ में क्या है? साकम भी आ जाता है, समम भी आ जाता है, सार्धम भी आ जाता है। यानी सह, साकम, सार्धम, समम, इन सब का जो अर्थ है वो क्या है? साथ। क्या अर्थ है? इन सब का जो अर्थ है ये क्या होता है? साथ होता है। जब हमने सह, साकम, सार्धम या समम किसी भी शब्द का प्रयोग किया है तो जो अप्रधान कारक होता है, अप्रधान जो कर्ता होता है, उसमें कौन सी विभक्ति आ जाती है? तृतीया विभक्ति आ जाती है। जैसे देखिए कि पिता देखिए वाक्य है कि पुत्र के साथ पिता आया। क्या वाक्य है? पुत्र के साथ पिता आया, ये वाक्य है। तो फिर देखिए, आपको पता है जो क्रिया है आया, तो आया कौन है? पिता आया है। क्या कहा? जो आप जब वाक्य को पढ़ेंगे तो ये जो क्रिया है आना, उसका अन्वय किसके साथ हो रहा है? पिता के साथ हो रहा है। कि पिता आया किसके साथ हो रहा है? पिता के साथ। कि पिता आया। अब किसके साथ? पुत्रेण सह। तो ये जो साथ है इसका संबंध किससे हो रहा है? पुत्र से हो रहा है। और पुत्र कैसा है? अप्रधान है। कैसा है? अप्रधान है। तो अप्रधान है तो हम इसमें तृतीया लगा देंगे और ये बन जाएगा पुत्रेण, और सह के लिए हो जाएगा सह। आप चाहें तो सार्धम लगा सकते हैं, समम, कोई सा भी लगा सकते हैं। और पिता के रूप पिता की तरह चलते हैं। और देखिए ये आगतः,
यह हमारा वाक्य बन गया कि पुत्रेण सह पिता आगतः, पुत्रेण सह पिता आगतः। अब इसमें ये तो हो गया, हमने त प्रत्यय का प्रयोग कर दिया। अगर हम इसमें त प्रत्यय का प्रयोग नहीं करें, गम धातु का प्रयोग करें, तो ये बन जाएगा, देखिए, अगच्छत। आप इस वाक्य को अगर बनाएंगे तो ये बन जाएगा, पुत्रेण सह पिता अगच्छत। ये वाक्य बन जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो सह है, सह के अर्थ में हम साकम भी लगा सकते हैं, सार्धम भी लगा सकते हैं, समम भी, इनमें से कोई सा लगा देंगे, जरूर नहीं सा आए। साकम, सार्धम, समम कोई भी आ जाता है। तो आपको क्या करना है, उसमें सह का जिससे संबंध है उसमें तृतीया विभक्ति लगा देनी है। अब देखिए विद्यार्थियों कि जैसे आप पढ़ते हैं रीट 2017 अगर पढ़ोगे, कौन सा पेपर पढ़ोगे, रीट 2017, और रीट 2017 में आया है वाक्य कि पिता पुत्र के साथ आया। रीट में आया है, ये प्रश्न आया हुआ है विद्यार्थियों, कौन सा, पिता पुत्र के साथ आया। ये वाक्य है, पिता पुत्र के साथ आया, सॉरी गया, क्या है, गया। एते वाक्यस्य संस्कृतानुवादम कुरुत, ये है। अब देखिए पहला वाक्य बनाया उसने, पिता पुत्रेण सह अगच्छत, पिता पुत्रेण सह अगच्छत। ये आया है विद्यार्थियों, ये शायद 2015 का पेपर है, जब आप देखेंगे तो रीट में ये पूछा गया है। दूसरा वाक्य दिया है उसने, पिता पुत्रेण सह अगच्छत। दूसरा क्या दिया, पिता पुत्रेण सह अगच्छत। तीसरा वाक्य दिया है विद्यार्थियों उसने, पिता पुत्रस्य सह अगच्छत, पिता पुत्रस्य सह अगच्छत। इस प्रकार से दिया है। और चौथा जो वाक्य दिया है वह दिया है कि पिता पुत्रेण सह अगच्छताम, पिता पुत्रेण सह अगच्छताम। ये आपका परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे इस सूत्र से आया है। इससे अनेक सवाल आते हैं। आपको यह देखना है कि ये जो सह मिल जाए, साकम, सार्धम, समम, इसका संबंध किससे है। वाक्य क्या बताया उसने, पिता पुत्र के साथ गया। अब गया तो अगच्छत रूप चलेंगे, अगच्छत। तो देखिए पिता, तो पिता का तो पिता ही हो जाएगा, सब में पिता है। अब जो साथ है, ये जो साथ है, साथ का संबंध किससे हो रहा है, पुत्र से। तो पुत्र में आपको पता है कौन सी विभक्ति आनी है, तृतीया। तृतीया में जैसे आपने पढ़ा रामेण, तो रामेण में तृतीया थी। तो देखिए यहाँ क्या है, पुत्रेण, ये सही नहीं है तो तृतीया, लेकिन रूप सही नहीं है। पुत्रेण ये सही है। सह सात अगच्छत आया, पुत्र से षष्ठी है, यहाँ अगच्छत नहीं है, अगच्छताम है, तो ये कर्ता से नहीं बैठ रहा। इसलिए विद्यार्थियों आपका जो कौन सा वाक्य सही है, पिता पुत्रेण सह अगच्छत, पिता पुत्र के साथ आया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
तो सह के योग में अन्य भी उदाहरण हो जाते हैं। जैसे देखिए, आप वाक्य बनाएंगे, राम श्याम के साथ विद्यालय जाता है। कौन सा वाक्य बनाएंगे? राम श्याम के साथ विद्यालय जाता है। तो जब आप ये वाक्य बनाएंगे तो देखिए, ये राम जाता है, क्रिया से किसका संबंध बैठ रहा है? राम का। तो आप लिखेंगे रामः, क्योंकि ये करता है। अब ये श्याम है, श्याम के साथ जुड़ रहा है, तो मैं दूसरा साकम जोड़ूंगा, श्यामेन साकम। साकम का मतलब क्या हो गया? साथ। और विद्यालय कर्म है, तो आप इसमें द्वितीया लगा देंगे, विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाता है। फिर आप लिखेंगे, मान लीजिए, सीता गीता के साथ मंदिर जाती है। क्या कहते हैं? सीता गीता के साथ मंदिर जाती है। तो देखिए, सीता करता है, प्रथमा विभक्ति लग जाएगी, और इसमें तीर्था लग जाएगी, तृतीया। गीतया सह, सह, और सह नहीं लगाएं तो हम यहाँ सार्धम भी लगा सकते हैं, सार्धम, समम, कोई सा भी लगा सकते हैं। देवालयम, क्योंकि मंदिर क्या है? मंदिर कर्म है, और एक विभक्ति गच्छति, देवालयम गच्छति, देवालय जाती है। अब उसके बाद देखिए, ये तो हो गया आपका ये सूत्र। फिर एक सूत्र होता है आपका, अब देखिए, एक सूत्र है आपका, ये नांग विकारः, ये सूत्र है आपका। कौन सा है? ये नांग विकारः। इसका अर्थ है, जिस अंग के विकार युक्त होने से अंगी का विकार दिखाई दे, अंगी का विकार दिखाई दे, उस अंग में उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है।
क्या कहा कि जैसे कोई व्यक्ति है जिसके किसी अंग में अगर कोई दोष है, जैसे मान लो आँख से काना है, पैर से लूला है, पैर से लंगड़ा है, हाथ से लूला है, तो जो अंग में कमी है, जिस अंग में कोई विकार है, उस अंग में कौन सी विभक्ति आ जाती है? आपकी तृतीया विभक्ति आ जाती है। जैसे देखिए आप वाक्य बनाएंगे, वह नेत्र से काणा है। क्या बनाएंगे? वह नेत्र से काणा है। तो इसके देखिए एक तो हम ये बना सकते हैं, सः नेत्रेण काणः। अब देखिए जो आपने पूछा था कि जो अस्थि होता है, संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें पूरा अर्थ इससे ही निकल आता है। चाहे तो हम अस्थि भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर प्राय संस्कृत में ये मिलता नहीं है, कहीं कहीं ही प्रयोग miलता है, फिर भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर वह कहता है, देखिए एक है सः अक्षणा काणः, ये दोनों इसी का अर्थ है विद्यार्थियों, अक्षणा काणः। अगर वह कहता है, मान लीजिए आपसे कि वह नेत्रों से अंधा है, तो आप लिखेंगे सः नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। नहीं लगाएं अस्ति को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लगा दें तो वाक्य की पूर्ति हो जाती है। फिर देखिए तीसरा है, वह हम लिखेंगे वह कान से बहरा है। वह कानों से बहरा है, तो आप लिख देंगे सः कर्णाभ्याम, और बधिरः कहते हैं बहरे को, बधिरः अस्ति, वह कानों से बहरा है। इसमें कहीं कहीं हो सकता है अगर आपको कर्णेन मिल जाए तो भी आप कर देंगे, बाकी तो शुद्ध बात यह है कि जो आदमी बहरा होता है वह दोनों ही कानों से होता है, कभी भी एक कान से कोई व्यक्ति बहरा नहीं होता है। फिर भी अगर आ जाए तो आपको ये कर्णेन भी कर देना है। फिर आप लिखेंगे वह हाथ से लूला है। वह हाथ से लूला है, तो आप लिखेंगे सः हस्तेन लुञ्जः अस्ति। फिर है देखिए आप पांचवा लिखेंगे, वह पैर से लंगड़ा है। सः पादेन खंजः अस्ति। वह पैर से लंगड़ा है। आप लिखेंगे वह सिर से गंजा है। सः सिरसा
खलवाटः अस्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो आपका है इसके वाक्य हो जाते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके फिर देखिए अब देखिए एक 2017 रीट में प्रश्न पत्र आया है, रीट 2017 में। जब आप पेपर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि सह अक्षिणाकाणः, क्या वाक्य आया है, सह अक्षिणाकाणः इति वाक्यं संशोधयत। ये है। अब देखिए एक वाक्य दिया है, स अक्षिणे काणः, स अक्षिणे काणः। दूसरा वाक्य दिया है कि सह अक्षिणः काणः, तीसरा वाक्य दिया है कि सह अक्षिणी काणः। और चौथा भी दिया है, सह अक्षिणाकाणः। ये जो है चाहे तो हम अस्थि लगा सकते हैं और नहीं लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं होती है संस्कृत में। तो ये जो वाक्य 2017 में आया है, तो देखिए विद्यार्थियों अभी आपको मैंने पढ़ाया था, सह अक्षिणाकाणः। ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। शुद्ध करना था हमें कि सह अक्षिणाकाणः इति वाक्यम संशोधयत, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो क्योंकि इस प्रकार से आया है तो हमने इसको शुद्ध कर दिया। अब देखिए एक सूत्र है कारक का, इत्थम भूत लक्षणे। ये सूत्र है विद्यार्थियों, इत्थम भूत लक्षणे से इसको प्राप्त किसी प्रकार। इसका अर्थ है किसी प्रकार विशेष क्या है, किसी प्रकार विशेष को प्राप्त हुए, किसी प्रकार विशेष को प्राप्त हुए के लक्षणवाचक में तृतीया विभक्ति आती है। देखिए
जैसे कोई व्यक्ति किसी प्रकार विशेष को प्राप्त हो गया है, जिसने किसी रूप को प्राप्त कर लिया है, तो उस रूप को जिससे प्राप्त हुआ है, जैसे हम कहते हैं जटाओं से साधु है, डंडे से यति है, तो उसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी? आपकी तृतीय आ जाएगी। जैसे आप वाक्य बनाएंगे जटाओं से साधु है, तो आपको पता है वह साधु किससे प्रतीत हो रहा है? जटाओं से। तो इसमें क्या आ जाएगी? तृतीय आ जाएगी, और ये हो जाएगा आपका जटाभिः तापसः। जटाभिः तापसः से भी यही अर्थ निकलेगा, और अस्थि लगा देंगे तो भी वही अर्थ निकलेगा। इसके बाद है जैसे हम दूसरा वाक्य लगाएं, दंड से, क्या वाक्य लगा दें? दंड से यति है, तो बन जाएगा दंडेन यतिः अस्ति। दंड से यति है, दंडेन यति अस्ति। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक सूत्र होता है हेतु। कौन सा सूत्र है? हेतु। हेतु का अर्थ क्या होता है कि कारण बोधक शब्दों में, क्या कहा? कारण बोधक शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति। हेतु या कारण एक ही चीज होती है। जैसे कोई व्यक्ति किस कारण से कहीं रह रहा है, जैसे मान लो वह अध्ययन के लिए रहता है। किसके कारण से रह रहा है? पढ़ने के लिए रह रहा है, तो आप लिखेंगे जैसे वाक्य है अध्ययन रूप फल के लिए रहता है, तो आप लिखेंगे अध्ययनेन वसति। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वह अध्ययन के लिए रहता है। अध्ययन के लिए रहता है, अध्ययन के कारण से रहता है, अध्ययन के हेतु से रहता है। कैसे भी अगर आपको वाक्य पूछ लेता है तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आएगा, कि वह अध्ययन के लिए रहता है, अध्ययन के हेतु से रहता है, अध्ययन के लिए रहता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये आ जाएगा। अब उसके बाद है, देखिए दूसरा वाक्य है घट का हेतु दंड है। यह वाक्य है, जैसे घट का हेतु दंड है, तो आप लिखेंगे दंडेन घटः। क्या लिख देंगे? दंडेन घटः। और फिर है पुण्येन
दृष्टो हरिः, पुण्य के कारण से हरि को देखा। ये है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप क्या करेंगे कि और हैं आपके कुछ शब्द हैं जिनका अगर प्रयोग मिल जाता है, जैसे मान लीजिए किम है, किम का प्रयोग मिल जाएगा आपको तो तृतीया विभक्ति आती है। दूसरा है कार्यम, अगर कार्यम का प्रयोग मिल जाएगा तो द्वितीय विभक्ति आती है। अर्थ और प्रयोजनम, ये ऐसे शब्द हैं जिनका अगर आपको प्रयोग मिल जाता है तो तृतीय विभक्ति आती है। ठीक है, देखिए इनका जो प्रयोग किसमें किया गया हो, हेतु में किया गया हो। हेतु का मतलब क्या होता है, किसी प्रयोजन विशेष में अगर किया गया है तो उसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी, आपकी तृतीय विभक्ति आ जाएगी। जैसे देखिए कि हम लिखें मूर्खेण पुत्रेण किम, यानी मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन है। मूर्खेण पुत्रेण किम, इसका क्या होगा, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन है। दूसरा वाक्य ले लेते हैं हम कि किम कार्यम, किम कार्यम, यानी मूर्खेण पुत्रेण किम कार्यम। फिर लिख देंगे मूर्खेण पुत्रेण को अर्थः, और फिर लिख देंगे आप मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजन, पुत्रेण किम प्रयोजनम। ये इस प्रकार से जब ये शब्द मिल जाते हैं और जिनका अर्थ क्या हो, प्रयोजन हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इनका अर्थ प्रयोजन है तो आप समझ जाएंगे कि इनमें तृतीया विभक्ति आनी है इनके प्रयोग में। अब उसके बाद देखिए एक होता है अलम अव्यय है। कौन सा है, अलम अव्यय। और अलम अव्यय का प्रयोग यदि निषेध अर्थ में आ रहा है, किस में आ रहा है, निषेध में, तो इस अलम का जिससे भी संबंध होगा उसमें तृतीया विभक्ति आ जाएगी आपकी। इस अलम का जिससे संबंध होगा उसमें कौन सी आ जाएगी, तृतीया। जैसे हसो मत, तो आपका वाक्य बनेगा अलम हसतेन। दूसरा वाक्य है विवाद मत करो, कौन सा वाक्य है, विवाद मत करो, तो आप लिखेंगे अलम विवादेन। आप लिखेंगे रो मत, क्या लिखेंगे, रो मत। तो आप वाक्य बना देंगे अलम रोदितेन। तो अलम के प्रयोग में निषेध अर्थ में कौन सी विभक्ति आ जाती है,
तृतीया विभक्ति आ जाती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अलम का प्रयोग करेंगे और अलम का प्रयोग किस अर्थ में हो रहा है, निषेध अर्थ में, तो तृतीया विभक्ति आएगी। और इसके बाद आपका ये सूत्र तो आएगा पंचमी में कि बिना के योग में भी तृतीया आ जाती है। जैसे धनम, धनेन, बिना, धन के बिना सुखम ना अस्ति, धन के बिना सुख नहीं है। और बिना के योग में द्वितीया भी आ जाती है और पंचमी भी आती है। पंचमी में पढ़ेंगे विद्यार्थियों में सूत्र को। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आप तैयारी कर रहे हैं, मेरे इन उदाहरणों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। अगर आप इन उदाहरणों का अध्ययन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो जो भी अनुवाद, वाक्य शुद्धि जो भी आएगी आप उसको गलत नहीं करेंगे, ये मेरा भरोसा है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।